वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस 8 को में। तो फाइनली आज हम लोग 2022 का ऑफिशियल मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे ज्योग्राफी ने भूगोल का। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि बिहार बोर्ड का तरफ से 2022 का ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022। तो इससे पहले हम लोगों ने हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स यानी तीनों सब्जेक्ट का 2022 का ऑफिशियल मॉडल पेपर सॉल्व कर लिया है। जो नहीं देखे हैं, जो नहीं कवर किए हैं, मतलब चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के कवर कर सकते हैं। देखिए, ये जो मॉडल पेपर होता है यानी ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी क्यों किया जाता है एग्जाम से पहले, तो ये बतलाने के लिए, क्योंकि बोर्ड ये बतलाना चाहता है स्टूडेंट को, जो एग्जाम देंगे विद्यार्थी को ये बतलाना चाहता है कि आपका जो एग्जाम आने वाला है बोर्ड एग्जाम, उसका पैटर्न कैसा होगा। ये चीज बतलाने के लिए ये मॉडल पेपर जारी किया जाता है ऑफिशियल वेबसाइट द्वारा। ठीक है, तो इसी पैटर्न के आधार पर आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि 3 घंटा 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा आपको। 70 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू पूछे जाएंगे। उसमें से आपको 35 क्वेश्चन सिलेक्शन करना पड़ेगा, यानी 35 का आपको आंसर देना पड़ेगा। और यही सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डायरेक्टली आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ दिए जाएंगे। ठीक है, इसलिए कोई क्वेश्चंस को नहीं छोड़ेंगे, सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहां आपको 35 सॉल्व करना है, यानी आपको 70 पूछे जाएंगे तो उसमें से कितना सॉल्व करना है, कितना का आपको आंसर देना है, 35 का आंसर देना है, यानी 35 का आंसर देना है जो भी आपको आता है। ठीक है, ये नहीं कि हमको पहला नंबर से सॉल्व करना है, सीरियल बाय सीरियल सॉल्व करना है, नहीं। आपको 70 अगर क्वेश्चन आता तो 70 को सॉल्व कीजिए, 69 आता तो उसको कीजिए, या फिर 50 आता तो उसको कीजिए। मतलब जो नंबर से मतलब नहीं रखता, आपको सीरियल बनाना है या फिर कुछ भी, तो आप क्या करेंगे, जहां आप जो भी नंबर को आपको सॉल्व करना है, जो भी क्वेश्चन आपको आता है उसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का स्क्रीन पर क्वेश्चन करा है कि नव निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। देखिए, ये जो किए थे ग्रिफिथ टेलर साहब, यानी ग्रिफिथ टेलर साहब ने नव निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किया था। यह भी क्वेश्चन आपको कवर करा दिया गया है। जो रेगुलर स्टूडेंट हैं वो उनको पता होगा कि ये क्वेश्चन कितना बार हम लोग रिवाइज कर लिए हैं, मतलब कितना बार हम लोग इसको कवर कर लिए। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है। ठीक है, स्थानिक संगठन या फिर प्रादेशिक विश्लेषण या फिर क्षेत्रीय विभेदन या फिर मात्रात्मक क्रांति। ठीक है, तो यहां जो है हो जाएंगे मात्रात्मक क्रांति, जो क्या है मानव भूगोल का उपागम नहीं है। बाकी तीनों के तीनों स्थानिक और प्रादेशिक और क्षेत्रीय विभेदन जो है ये क्या है मानव भूगोल का उपागम है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन का। थर्ड नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि किसने कहा, मतलब किसने कहा मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह बात किसने कही थी, रिटर साहब ने, रेडजेल ने, फिर टेलर ने, फिर एलन सी सैंपल ने। तो ये जो बात कही थी ये कही थी एलन सी सैंपल ने। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन का। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उपक्षेत्र है। ठीक है, सामाजिक भूगोल या फिर जनसंख्या भूगोल या फिर आर्थिक भूगोल या फिर राजनीतिक भूगोल। तो ये जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, राजनीतिक भूगोल हो जाएंगे। यानी सैन्य भूगोल क्या है, सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उपक्षेत्र है, तो राजनीतिक भूगोल। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है, भूमध्य सागरीय, ध्रुवीय या फिर मरुस्थलीय या फिर दक्षिण पूर्वी एशिया। तो ये हो जाएंगे दक्षिण पूर्व एशिया, ने ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे फिफ्थ पांचवा नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन को आपको कवर करा दिया गया है, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन जन स्थानांतरण का प्रतिकर्ष कारक नहीं है। प्रतिकर्ष कारक किसका तरफ से आता है, प्रकृति का तरफ से आता है। बाढ़ हो गया, उसके बाद जलवायु हो गया, महामारी हो गया, बेरोजगारी हो गया, ये सब क्या है प्रतिकर्ष कारक है। ये जो आपका अपकर्ष कारक है, अपकर्ष कारक आकर्षित करता है, जैसे कि उच्च वेतन, अच्छी शिक्षा, अच्छी सुविधा, ये सब क्या है अपकर्ष कारक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे, ये प्रतिकर्ष कारक नहीं है। 7वें नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है अफ्रीका में, फिर एशिया में, फिर उत्तर अमेरिका में, या फिर दक्षिणी अमेरिका में। तो अफ्रीका में कहाँ है जनसंख्या वृद्धि दर अगर सबसे ज्यादा, वो कहाँ है अफ्रीका में, जिसके कारण वहाँ सबसे ज्यादा गरीबी है और अशिक्षा यानी बहुत ज्यादा, मतलब वहाँ क्या है मुसीबत है, यानी आर्थिक स्थिति भी वहाँ सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 1650 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या थी। तो 1650 ईस्वी में जो विश्व की जनसंख्या थी लगभग 55 करोड़, कितना लगभग 55 करोड़ यानी 55 करोड़ से, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे 8 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित संख्या में कौन जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, 15 से 65 या फिर 18 से 60 या फिर 18 से 62 या फिर 15 से 59। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 15 से 59, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे 9 नंबर क्वेश्चन का। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया कि निम्नलिखित देशों में किसका लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है। ये भी आपको पढ़ा दिया गया, ये कौन हो जाएंगे लेटविया का, यानी लेटविया का जो है लिंग अनुपात विश्व में क्या है सर्वाधिक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे 10 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन
कौन मानव विकास सूचकांक का मापक है? स्वास्थ्य, शिक्षा या फिर संसाधनों तक पहुंच या फिर उपयुक्त सभी। तो ये क्या हो जाएंगे? उपयुक्त सभी। यानी एसडीआई रिपोर्ट कैसे तैयार की जाता है कि किसी भी देश का नागरिक में ये देखा जाता है कि उसकी स्वास्थ्य स्थिति कैसी है, शिक्षा का स्थिति कैसा है, उनके संसाधनों तक पहुंच कैसी है, कि ये सारा चीज का आकलन किया जाता है, तभी एसडीआई रिपोर्ट तैयार किया जाता है ना। तो तीनों ये क्या हो जाएंगे? उपयुक्त सभी, यानी तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे? उपयुक्त सभी, यानी तीनों के माध्यम से एसडीआई रिपोर्ट यानी मानव विकास सूचकांक तैयार किया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे 11वें नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया कि निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानव विकास सूचकांक प्रतिपादित किए? तो डॉक्टर महबूब उल हक। कौन? डॉक्टर महबूब उल हक कहां के हैं? पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे, वहां के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं और ये अमर्त्य सेन के साथ इनकी अच्छी खासी दोस्ती थी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे 12वें नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया कि मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में किसकी कोटि उच्चतम है? ये भी आपको पढ़ा दिया गया। नॉर्वे की। किसकी? नॉर्वे की, ना कि ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड या फिर जर्मनी की। तो सबसे ज्यादा अगर उच्च कोटि है मानव विकास सूचकांक में तो वो एसडीआई रिपोर्ट में किसकी है? नॉर्वे की। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे 13 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फूलों की कृषि को क्या कहते हैं? यानी जो होती है फूल की जो कृषि की जाती है, ग्रोइंग ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उनको? मिश्रित कृषि या फिर ट्रक फार्मिंग या फिर रोपण कृषि या फिर पुष्प उत्पादन, क्या कहते हैं? पुष्प उत्पादन। यानी पुष्प का मतलब क्या होता है? फूल। यानी पुष्प का उत्पादन करना, पुष्प की खेती करना क्या कराएंगे? पुष्प उत्पादन यानी फ्लोरिकल्चर कराएंगे। ठीक है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे 14 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया कि सहकारी कृषि अधिक सफल रही है। सहकारी आंदोलन जो है सबसे ज्यादा सफल डेनमार्क में रहा था। यानी सहकारी जो आंदोलन चला था वो सबसे ज्यादा सफल कहां रहा था? डेनमार्क में, क्योंकि वहां के डेनमार्क के किसान लोग जो है अच्छी खासी निभाए थे, वहां मतलब भागीदारी लिए थे उसमें आंदोलन में, यानी सहकारी आंदोलन में, जिसके कारण सहकारी कृषि सबसे ज्यादा जो सफल रही है वो कहां? डेनमार्क में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे 15 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है? ठीक है, रोपण फसल के बारे में आपको बताया गया है। मक्का हो गया, सॉरी रबर हो गया, कोको हो गया, उसके बाद कहवा हो गया, ये सब क्या है? रबर हो गया, ये सब क्या रोपण फसल है? यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे 16 नंबर क्वेश्चन का। रबर क्या है? रोपण फसल की एग्जांपल है, यानी रबर की खेती क्या है? रोपण फसल की खेती है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं? ठीक है, सघन निर्वाह कृषि या फिर रोपण कृषि या फिर आदिम निर्वाह कृषि या फिर मिश्रित कृषि। तो किसको कहते हैं? आदिम निर्वाह कृषि को। यानी आदिम निर्वाह कृषि को क्या कहते हैं? कर्तन दहन कृषि कहते हैं। क्यों? क्योंकि आदिम लोग जो है चल करके मतलब क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह जाकर के, दहन का मतलब क्या होता है? जलना। तो जंगल को जला करके वहां क्या करते हैं? खेती करते हैं। ठीक है, जिसके कारण एक कृषि को क्या कहते हैं? करते हैं। एवं दहन कृषि भी कहते हैं, लदाख भी कहते हैं, झूम की खेती भी कहते हैं। ठीक है, यानी इनका बहुत सारा नाम है, ये आपको पढ़ाया गया है पार्ट 1 में, भूगोल का पार्ट 1 में 2 बुक है, पार्ट 1 बुक में आप ये चीज पढ़े हैं। ठीक है, उसके बाद मिश्रित कृषि में क्या होता है कि इसमें अनाज का भी उत्पादन होता है और चारे का भी उत्पादन होता है मिश्रित कृषि में। ठीक है, तो 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप है? ठीक है, यानी द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप खेती या फिर आखेटन या फिर व्यापार या फिर लौह प्रगलन। तो ये जो लौह प्रगलन है यानी आयरन स्मेल्टिंग, ये क्या है? सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ये क्या है? सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है आयरन स्मेल्टिंग, यानी लौह प्रगलन क्या है? द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप है। बाकी खेती, उसके बाद आखेट, उसके बाद व्यापार, ये क्या है? मतलब खेती, उसके बाद आखेट जो है ये क्या है? प्राथमिक, उसके बाद व्यापार जो ये तृतीयक हो जाएंगे। ठीक है, तो 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उद्योग है? ठीक है, यानी कृषि से जो उद्योग कृषि से कच्चा माल प्राप्त करता है वही होता है कृषि आधारित उद्योग। ठीक है, तो सीमेंट उद्योग या फिर लौह इस्पात उद्योग या फिर चमड़ा उद्योग या फिर जूट उद्योग। तो जूट यानी पटसन जिसको बोलते हैं, तो जूट उद्योग जो है क्या है? कृषि आधारित उद्योग है, क्योंकि जूट की जो प्राप्ति होती है वो किस क्षेत्र से? कृषि क्षेत्र से प्राप्ति होती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 19 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन वन आधारित उद्योग है? ठीक है, यानी वन आधारित उद्योग जो वन पर डिपेंड रहेगा, यानी वन के जो लकड़ी होते हैं, जो भी पेड़ पौधे होते हैं उस पर डिपेंड रहेगा, उसको क्या कहेंगे? वन आधारित उद्योग कहेंगे। तो कागज जो बनाया जाता है ना, तो कागज अगर बनता है तो पेड़ काट करके पेड़ का तना से उसका लुगदी तैयार किया जाता है, उसी से क्या किया जाता है? कागज का निर्माण किया जाता है, कागज तैयार किए जाते हैं। तो कागज जो उद्योग है ये क्या आधारित उद्योग हो जाएंगे? वन आधारित उद्योग। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे 20 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया कि खनन क्रियाकलाप है, यानी खनन की जो क्रियाकलाप है ये क्या है? बट प्राथमिक, द्वितीयक या फिर तृतीयक या फिर चतुर्थक। तो ये जो है सेकेंडरी एक्टिविटी क्या है? मतलब सेकेंडरी एक्टिविटी यानी खनन क्रियाकलाप क्या है? सेकेंडरी यानी द्वितीयक क्रियाकलाप है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 21 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन पंचम क्रियाकलाप है? ठीक है,
यानी आउटसोर्सिंग या फिर हंटिंग या फिर फार्मिंग या फिर ट्रेड, तो यहाँ जो पंचम क्रियाकलाप हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, बाह्य संरचना हो जाएंगे। खेती, उसके बाद आखेटन, ये प्राथमिक क्रियाकलाप है। उसके बाद व्यापार जो है तृतीय क्रियाकलाप है, ठीक है। तो बाह्य संरचना जो है क्या है, पंचम क्रियाकलाप है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 22 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि रेल मार्ग के जाल का सघनतम घनत्व कहां पाया जाता है। ये हाल ही में बुक 2 यानी भूगोल जो है, यानी भूगोल का 2 पार्ट है, बुक 2 यानी बुक 2 से ये आपका क्वेश्चन लिया गया है कि रेल मार्ग के सघन जाल यानी रेल मार्ग के जाल का सघनतम घनत्व कहां पाया जाता है, चीन में, भारत में, या फिर जर्मनी में, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 23 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि वृहद ट्रक मार्ग संबंधित है, ठीक है, यानी ग्रेट ट्रक रोड इज रिलेटेड, यानी वृहद ट्रक मार्ग जो संबंधित है ये किससे है, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग से, या फिर भूमध्य सागर हिंद महासागर मार्ग से, या फिर उत्तम आशांतरिक महासागर से, या फिर उत्तम उत्तरी प्रशांत समुद्री महासागर से, ठीक, यानी समुद्री मार्ग से, ठीक है। तो ये जो रिलेटेड है ये उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग से, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे 24 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन आंतरिक समुद्री पत्तन नहीं है, ठीक है, निम्नलिखित में कौन आंतरिक समुद्री पत्तन नहीं है, कोलकाता, मैनचेस्टर, एथेंस या फिर मेफिस। ये जो हो जाएंगे एथेंस, क्या हो जाएंगे एथेंस। एथेंस से क्या है कि आंतरिक समुद्री पत्तन नहीं है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 25 नंबर क्वेश्चन का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि लेनिनग्राद यानी लेनिनग्राद किस प्रकार का पत्तन है। लेनिनग्राद जो वह किस प्रकार का पत्तन है, किस प्रकार का पोर्ट है, कौन सा टाइप है इसका, यानी पोर्ट कौन सा टाइप का है, ठीक है, विस्तृत पत्तन या फिर वाणिज्यिक पत्तन या फिर औद्योगिक पत्तन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 26 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा औद्योगिक पत्तन, यानी लेनिनग्राद किस प्रकार का पत्तन है, औद्योगिक पत्तन है, यानी इंडस्ट्रियल पोर्ट है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 26 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन करा कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां है, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है WTO, इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर कहां है वो आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, जेनेवा में, वियना में, या फिर न्यूयॉर्क में, या फिर वाशिंगटन में। तो ये जो इसका जो हेडक्वार्टर है जेनेवा में है, कहां है, जेनेवा में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे 27 नंबर क्वेश्चन का। चैनल टनल जोड़ता है, ये क्वेश्चन आपको बार-बार रिपीट कराया गया है। चैनल टनल जोड़ता है पेरिस को लंदन से, या फिर लंदन को बर्लिन से, बर्लिन को पेरिस से, या फिर बार्सिलोना को बर्लिन से, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा पेरिस को लंदन से, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चैनल टनल जोड़ता है पेरिस को लंदन से जोड़ता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 29। क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी देशों में कौन ओपेक का सदस्य है, ठीक है, यानी ओपेक आप जानते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इनका जो हेडक्वार्टर है वियना में है, यानी ओपेक का जो हेडक्वार्टर है वो कहां है, वियना में है। और इनकी स्थापना 1949 में हुई थी ना, हाँ 1949 में इनकी स्थापना हुई थी। और इसके सदस्य सऊदी अरब हो गया, उसके बाद UAE हो गया, वेनेजुएला हो गया, उसके बाद कतर हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया। तो यानी जो एक्सपोर्टिंग करती है, यानी जो अपना कच्चा तेल का निर्यात करता है, कच्चा तेल बेचते हैं, वही सारे कंट्रीज का ये क्या है, मतलब संगठन है ओपेक, ठीक है। तो यहाँ क्या क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी देशों में से कौन ओपेक का सदस्य है, ठीक है। तो वेनेजुएला जो है वह क्या है, ओपेक का सदस्य है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 29 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन करा कि लैटिन अमेरिकन, क्या करा कि लैटिन अमेरिकन इंटीग्रेशन एसोसिएशन का मुख्यालय कहां है, ठीक है, जकार्ता में, मिन्स्क में, या फिर मोंटेवीडियो में, या फिर ब्रुसेल्स में। तो ये जो हेडक्वार्टर है इसका मोंटेवीडियो में कहां है, यानी लैटिन अमेरिकन इंटीग्रेशन एसोसिएशन का जो मुख्यालय है, जो हेडक्वार्टर है वो कहां है, मोंटेवीडियो में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 30 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासियों से संबंध है, ठीक है। क्या करा क्वेश्चन के निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासियों से संबंधित है, प्राथमिक, द्वितीय, या फिर तृतीय, या फिर चतुर्थक। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्राथमिक क्रियाकलाप, यानी खेती जो है, यानी खेती क्रियाकलाप किससे संबंधित है, ग्रामीण क्षेत्र में कौन सा काम होता है, खेती का काम होता है, पशुचारण का काम होता है, आखेट का काम होता है। तो ये सब क्या है, प्राथमिक क्रियाकलाप है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे 31 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में कौन औद्योगिक नगर है, ठीक है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडस्ट्रियल टाउन। औद्योगिक नगर, सांस्कृतिक नगर, ये सारा चीज आपको पढ़ाया गया है। पीटर्सबर्ग जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, औद्योगिक नगर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पीटर्सबर्ग औद्योगिक नगर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन इथियोपिया की राजधानी है, ठीक है, कैनबरा, या फिर लुसाका, या फिर अदिस अबाबा, या फिर नैरोबी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ इथियोपिया, ठीक है। तो अदिस अबाबा जो है वो क्या है, इथियोपिया की राजधानी है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे 33 नंबर क्वेश्चन का। काफी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। ये सभी क्वेश्चन सब आपको कवर करा दिया गया है, ये सभी क्वेश्चन आपको सेट के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया गया है, या आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन परिवहन नगर है, ठीक है, सिंगापुर, या फिर मक्का, या फिर
फिर लंदन या फिर बीजिंग, तो परिवहन नगर जो हो जाएंगे 34 नंबर क्वेश्चन का, जो वो हो जाएंगे सिंगापुर। क्या हो जाएंगे? सिंगापुर क्या है? ट्रांसपोर्ट टाउन है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांसपोर्ट टाउन, तो सिंगापुर इज अ ट्रांसपोर्ट टाउन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे 34 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन नियोजित नगर है, ठीक है, कैनबरा या फिर लाहौर या फिर धनबाद या फिर इनमें से कोई नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लान्ड सिटी, ठीक है, प्लान के अनुसार इनको बनाया गया, प्लानिंग के तहत इनको बनाया गया, इनको तैयार किया गया, इनका विकास किया गया, तो ये जो हो जाएंगे कैनबरा, यानी क्या हो जाएंगे? कैनबरा को एक प्रोजेक्ट के लाकर के प्लानिंग लाकर के इनका क्या किया गया? विकास किया गया, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे 35 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है, ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन। देखिए द्रविड़ की जो है इसकी जो परसेंटेज है 20% है, इसकी जो परिवार की संख्या 20% है। उसके बाद ऑस्ट्रिक दिया तो इसका जो आता है 1.3 आता है, क्या आता है? 1.38 आता है इसका परसेंटेज। उसके बाद भारतीय यूरोप जो है इसका 70% है, 73% आता है। और इसका चीनी तिब्बती का जो है इसका आता है 0.86, क्या आता है? 0.85% आता है, तो सबसे कम हो गया। सबसे कम क्या है? 0.85 है, तो क्या हो जाएंगे? किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? तो चीनी तिब्बती की जो परिवार की संख्या है, यानी परिवार की जनसंख्या जो वो क्या है? सबसे कम है। अगर सबसे ज्यादा की बात की जाए तो किसका हो जाएंगे? भारतीय यूरोप का हो जाएंगे, ठीक है। इसका द्रविड़ का कितना 20% और इसका ऑस्ट्रिक का कितना है 1.38%, ठीक है। तो चीनी तिब्बती का कितना हो गया 0.86, ठीक है। तो आपको याद रखना सबसे कम जो जनसंख्या है कौन सा भाषा परिवार का है? चीनी तिब्बती का, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 36 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 2011 का जनगणना के अनुसार, ठीक है, यानी लेटेस्ट जो मतलब न्यूज़ है, लेटेस्ट जो डेटा है 2011 का, उसी के अनुसार आपको पूछा गया है। 2021 का तो अभी आया नहीं है, 2021 का आएगा, तो उसके अनुसार आपको डेटा पूछा जाएगा, उनके अनुसार आपको क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व था, यानी भारत का जनगणना घनत्व क्या, जनसंख्या घनत्व क्या था? जनसंख्या घनत्व आप समझते हैं कि 1 वर्ग किलोमीटर पर कितने लोग निवास करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। एज पर 2011 सेंसस द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज, ठीक है। तो 382 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर पर था, कितना? यानी 1 वर्ग किलोमीटर पर कितना व्यक्ति रहते थे? 382 व्यक्ति रहते थे 2011 की जनगणना के अनुसार। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे 37 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी पूछा गया आपको 2011 का जनगणना से, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? यानी सबसे अगर कम है जनसंख्या तो वह किस राज्य की है? नागालैंड की, मणिपुर की, सिक्किम की या फिर अरुणाचल प्रदेश की? तो ये जो हो जाएंगे सिक्किम की। कौन से राज्य की? सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 का जनगणना जो डेटा है वो क्या बताती है कि सबसे जो कम जनसंख्या वो क्या है? कौन सा राज्य का, कौन सा स्टेट का? सिक्किम का, ठीक है। यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 38 नंबर क्वेश्चन का। और सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो यूपी का आता है, ठीक है, किसका? यूपी का, यानी उत्तर प्रदेश का, ठीक है, यानी लगभग 20 करोड़ आता है उसमें, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 39 में। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? सबसे कम जनसंख्या सिक्किम, सबसे कम, अभी जस्ट से सिक्किम कवर किए। अगर सबसे ज्यादा की बात की जाए तो यूपी, अगर घनत्व की बात की जाए तो वो हो जाएंगे बिहार, यानी बिहार में लगभग 1106, ठीक है। एनसीईआरटी में आपको 1102 दिया है, यानी टोटल 1102। अगर आपको एनसीईआरटी के अनुसार चलना है तो 1102, अगर बहुत सारे बुक है जो 1106 दिया है, ठीक है। अगर दोनों ऑप्शन में रहे तो आपको 1102 टिक करना है, क्योंकि एनसीईआरटी को मान के चलना, ठीक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है, सर्वाधिक है? वो क्या हो जाएंगे? बिहार की हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन पूछा गया कि किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर बिहार या फिर कर्नाटक, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो अप्रवासी के रूप में अगर जनसंख्या आते हैं वो महाराष्ट्र में आते हैं। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा नगर है, बहुत बड़ा सिटी है, उसमें लोगों को रोजगार मिल जाते हैं, लोगों को अच्छी सुविधा मिल जाती है, अच्छे वेतन मिल जाते हैं, पढ़ाई लिखाई का सुविधा मिल जाता है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है कि महाराष्ट्र में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 40 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य धारा, यानी पुरुष लोग जो जाते हैं किधर से किधर जाते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि पुरुष जो होते हैं वो ग्रामीण एरिया से, गाँव से कहाँ जाते, शहर की ओर, नगर की ओर काम करने जाते हैं, ठीक है। तो वो कहां से कहां? ग्रामीण से नगर की ओर, ठीक है। तो ग्रामीण से नगर की ओर जो जाते हैं उनका दिशा क्या हो जाएगा? मतलब उसका धारा का मतलब दिशा समझ लिए, किधर से किधर? तो ग्रामीण से नगर की ओर जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे? ग्रामीण से नगर, ठीक है। यानी भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य धारा क्या हो जाएंगे? ग्रामीण से नगर की ओर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे 41 नंबर क्वेश्चन का। आपको 4 धारा बताया गया था, ग्रामीण से ग्रामीण, नगरीय से नगरीय, नगरीय से ग्रामीण, ग्रामीण से नगरीय, ठीक है। चारों धारा आपको याद होना चाहिए, बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया कि मानव विकास सूचकांक यानी एचडीआई रिपोर्ट यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी कोटि उच्चतम है। ठीक है, यानी आपको बताया गया था थ्योरी में कि मानव विकास सूचकांक जो होता है एचडीआई रिपोर्ट, ये यूएनडीपी तो जारी करता ही है प्रत्येक देश के लिए पूरा दुनिया में, लेकिन इसके साथ साथ भारत भी सभी स्टेट्स को, सभी राज्य को इकाई मानकर, यूनिट मानकर ये भी क्या तैयार किया जाए, ये भी मतलब तैयार करती है एचडीआई रिपोर्ट, यानी सभी स्टेट्स को, राज्यों को यूनिट मानकर। तो सबसे ज्यादा अगर होगा यानी जिसकी कोटि सबसे क्या है उच्चतम, वो आपसे पूछा जा रहा है कि एचडीआई में भारत के निम्नलिखित राज्यों में सबसे अगर यानी में से किसकी कोटि उच्चतम है, पंजाब, हरियाणा, केरल या फिर तमिलनाडु। तो हो जाएंगे केरल, केरला की जो है एचडीआई रिपोर्ट सबसे ज्यादा है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 42 नंबर क्वेश्चन का। देखिए आपको ये कंफ्यूजन में नहीं रहना है कि अगर आपको पूछ दे कि सिर्फ एचडीआई रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, यूएनडीपी के द्वारा तो जारी किया जाता है पूरा दुनिया के लिए, वर्ल्ड लेवल पर, ठीक है, यानी विश्व स्तर पर, लेकिन देश के अंदर जो जारी करता है वो पूरा मतलब सेंटर की तरफ से जारी किया जाता है, पूरा राज्य को ये करके मतलब यूनिट मान करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है, चंडीगढ़ या फिर अंडमान और निकोबार या फिर दमन और दीव या फिर लक्षद्वीप। तो चारों के चारों क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। डायरेक्ट सेंटर का मतलब पकड़ रहता है, यहाँ के मतलब स्थानीय शासन इतना ये ना होते, मतलब मजबूत ना होते, सरकार का डायरेक्ट पकड़ में रहता है, सेंटर का डायरेक्ट पकड़ में रहता है, ये सब स्टेट। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है कि साक्षरता दर मतलब सबसे ज्यादा है, 43 नंबर क्वेश्चन। तो सबसे ज्यादा है लक्षद्वीप की, किसकी, लक्षद्वीप की। ठीक है, यानी सबसे ज्यादा अगर हाईएस्ट लिटरेसी रेट है वो क्या हो जाएंगे, लक्षद्वीप, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 43 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित नगरों में से कौन नदी तट पर अवस्थित नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित नगरों में से कौन नदी तट पर अवस्थित नहीं है, आगरा, कोलकाता या फिर पटना या फिर भोपाल। तो भोपाल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, भोपाल। कोलकाता कहाँ है, हुगली नदी, पटना कहाँ, गंगा नदी, उसके बाद आगरा जो यमुना नदी जिसको जमुना नदी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएंगे क्या, भोपाल जो है वो कोई नदी के किनारे अवस्थित नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 44 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन खनन नगर है। ठीक है, खनन नगर के बारे में पूछा, मथुरा या फिर अंबाला या फिर सिंगरौली या फिर सहारनपुर। ठीक है, तो यहां जो हो जाएंगे खनन नगर जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे सिंगरौली। क्या हो जाएंगे, सिंगरौली जो है वो क्या है, मीनिंग टाउन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मीनिंग टाउन, तो हो जाएंगे सिंगरौली, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 45 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरित क्रांति संबंधित है, यानी ग्रीन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू फूड ग्रेन प्रोडक्शन, यानी खाद्यान्न उत्पादन से, किससे, यानी खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा करने के लिए हरित क्रांति लाई गई थी। यानी हरित क्रांति के अंतर्गत क्या हुआ क्या हुआ था कि खाद्यान्न की उत्पादन को बढ़ाना था, यानी खाद्य के उत्पादन को बढ़ाना था, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे 46 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल नहीं है। ठीक है, जूट या फिर कपास या फिर कॉफी या फिर मेस्टा। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे 47 नंबर क्वेश्चन का। कॉफी क्या है, रेशेदार फसल है, नहीं, कपास हो गया, जूट हो गया, उसके बाद मेस्टा हो गया, ये सब क्या है, रेशेदार फसल है। इससे रेशे की प्राप्ति की जाती है, तरह तरह के कपड़े बनाए जाते हैं, तरह तरह के सामान बनाए जाते हैं। कॉफी जो वो क्या है, रेशेदार फसल नहीं है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 47 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित राज्यों में कौन चाय उत्पादक नहीं है। ठीक है, केरल, असम या फिर पश्चिम बंगाल या फिर राजस्थान। तो राजस्थान हो जाएंगे, असम भी चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा करता है, केरल भी, उसके बाद पश्चिम बंगाल भी। तो 48 नंबर का क्वेश्चन राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान, यानी राजस्थान जो वो चाय उत्पादन नहीं करता, चाय उत्पादक नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 48 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन खाद्यान्न है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन खाद्यान्न है, विच अमोंग द फॉलोइंग इज अ फूड ग्रेन। ठीक है, गन्ना या फिर कॉफी या फिर मक्का या फिर चुकंद। तो मक्का क्या है, एक खाद्यान्न फसल है, यानी मक्का क्या है, एक खाद्यान्न फसल है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 49 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में यानी निम्नलिखित राज्यों में कौन कपास उत्पादक नहीं है, गुजरात, हरियाणा या फिर आंध्र प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश। यानी कपास का उत्पादन कौन राज्य नहीं करता, तो ये जो है हिमाचल प्रदेश नहीं करता है, यानी हिमाचल प्रदेश जो वह क्या है, कपास उत्पादक राज्य नहीं है। बाकी हरियाणा, गुजरात और आंध्र प्रदेश में क्या होता है कि कपास का उत्पादन होता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 50 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, NH27 या फिर NH44 या फिर NH6 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो हो जाएंगे NH44, क्या हो जाएंगे, NH44 भारत का सबसे बड़ा क्या है, लंबा, मतलब सबसे ज्यादा बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, यानी NH है, यानी नेशनल हाईवे है। अगर बात की जाए, अगर NH7 दिया रहे आपको ऑप्शन में, NH44 नहीं दिया रहे, तो NH7 आपको टिक करना है, क्योंकि NH7 पहले नाम था इसका, क्या NH44 का नाम पहले NH7 था, बाद में इसको NH44 कर दिया गया है। और ये जो है कश्मीर से लेकर यानी
श्रीनगर यानी जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जाती है। ये NH-44 ये भारत का सबसे बड़ा मतलब सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 51 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन पूछा गया कि जल है, जल क्या है? जैव संसाधन है या फिर अजैव है या फिर अनवीकरणीय या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आपके सामने राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 52 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र सरकार का हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित है। ठीक है, तो हरियाली प्रोजेक्ट जो संबंधित है, हरियाली प्रोजेक्ट को लाकर के केंद्र सरकार ये करने की कोशिश की थी कि ग्रामीण क्षेत्र में जो वर्षा जल जो बर्बाद हो जाता है, जो भी जल होते हैं वो उसको इकट्ठा करना, यानी वर्षा जल को इकट्ठा करके तालाब बना करके घड़ा बना करके उनको इकट्ठा करके इस्तेमाल करने के लिए मतलब सिखाना ग्रामीण लोगों को, ताकि ग्रामीण लोगों को खेती करने में या फिर कृषि करने में कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो एक तरह से ट्रेनिंग दी जाती थी, वहां वो लोगों को सिखाया जाता था हरियाली प्रोजेक्ट के अंतर्गत। ठीक है, यानी हरियाली प्रोजेक्ट का मेन जो पर्पस है, मेन जो उद्देश्य है वो क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल का संग्रहण करना और उसको खेती के लिए और दैनिक जीवन के इस्तेमाल करने के लिए उसको उपयोग करना। ठीक है, यानी इस्तेमाल करना यानी उपयोग करना। ठीक है, तो ये हुआ हरियाली प्रोजेक्ट। तो हरियाली प्रोजेक्ट किससे, यानी जल संरक्षण से, किससे हो जाएंगे? जल संरक्षण से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 53 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? तापीय ऊर्जा या फिर जल विद्युत ऊर्जा या फिर पवन ऊर्जा या फिर सौर ऊर्जा। तो ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत जो होगा क्या हो जाएंगे? तापीय ऊर्जा हो जाएंगे, नवीकरणीय जो हो जाएंगे जल विद्युत भी हो जाएंगे, पवन ऊर्जा भी हो जाएंगे और सौर ऊर्जा यानी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे 54 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन करा है कि हीराकुंड परियोजना, क्या करा कि हीराकुंड परियोजना अवस्थित है ओडिशा में या फिर छत्तीसगढ़ में या फिर मध्य प्रदेश में या फिर झारखंड में। तो ये जो प्रोजेक्ट है अवस्थित है ये कहां है? ये ओडिशा में। कहां है? ओडिशा स्टेट में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे 55 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित राज्यों में किस में काकरापाड़ा यानी काकरापाड़ नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? ठीक है, तो ये गुजरात में। कहां है? गुजरात में है, यानी काकरापाड़ नाभिकीय ऊर्जा जो सेंटर है यानी एटॉमिक पावर सेंटर जो वो कहां लोकेटेड है? गुजरात स्टेट में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 56 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछा गया कि क्षेत्रीय तांबा क्षेत्र किस राज्य में आता है? ठीक है, यानी किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, झारखंड या फिर गुजरात या फिर राजस्थान। तो ये जो है ये कहां है? राजस्थान में आता है, यानी क्षेत्रीय तांबा क्षेत्र कहां आते हैं? राजस्थान के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 57 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि बोकारो इस्पात केंद्र कहां है? ठीक है, यानी बोकारो इस्पात केंद्र है क्या है? मिश्रित क्षेत्र है या फिर निजी क्षेत्र है या फिर सार्वजनिक क्षेत्र है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है बोकारो इस्पात केंद्र ये है सार्वजनिक क्षेत्र। क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र है, यानी पब्लिक सेक्टर है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 58 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित कोयला खदानों में, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कोयला खदानों में कौन झारखंड में नहीं है? बोकारो या फिर गिरिडीह या फिर झड़िया या फिर सिंगरौली। तो ये जो सिंगरौली है ये झारखंड में नहीं आता है। बोकारो हो गया, गिरिडीह हो गया, उसके बाद झड़िया हो गया, ये सब क्या झारखंड के अंतर्गत आते हैं? ये तीनों के तीनों प्लेस। बाकी सिंगरौली जो है ये झारखंड के अंतर्गत नहीं आते, यानी सिंगरौली कोयला खदान झारखंड में नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 59 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित राज्यों में से किस में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? ठीक है, राजस्थान, बिहार या फिर असम या फिर तमिलनाडु। तो क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे असम हो जाएंगे, यानी असम का डिगबोई तो सुने होंगे। असम का डिगबोई तेल उत्पादन क्षेत्र के लिए काफी महत्वपूर्ण है, काफी फेमस है, काफी प्रसिद्ध है। और यहाँ जो है असम में बहुत दिन से मतलब तेल उत्पादन होता था और असम पर ही मतलब ज्यादा डिपेंड था मतलब पूरे देश। ठीक है, बाद में मुंबई हाई का भी पता चला, मुंबई हाई से भी तेल का उत्पादन किया जाने लगा, यानी तेल निकाले जाने लगे। ठीक है, तो असम हो जाएंगे, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 60 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? ठीक है, व्हेन वाज द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस्ड? ये जो की गई थी 1991 में। कब की गई थी? 1991 में नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 61 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फैक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन? या फिर बाजार या फिर पूंजी या फिर ऊर्जा या फिर इनमें से सभी। तो तीनों के तीनों के माध्यम से, तीनों को जरूरत से किसी भी क्या हो सकता है औद्योगिक का मतलब स्थापना किया जा सकता है। औद्योगिक अवस्थापना का कारक है ये तीनों के तीनों, बाजार, ऊर्जा और पूंजी, यानी किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए ये तीनों चीज का होना बहुत जरूरी है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे इनमें से सभी ऑल ऑफ दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन करा कि भारत में वायु परिवहन सेवा शुरुआत की गई। तो इलाहाबाद, यानी जब इलाहाबाद से नैनी तक वायु से डाक सेवा को ले जाया गया था तो उसी टाइम में क्या हुआ था कि भारत में वायु परिवहन की शुरुआत हो गई थी। तो ये जो काम हुआ था ये 1911 में हुआ था। कब हुआ था? 1911 में, ना कि 1947, 1921 या फिर 1925 में। राइट आंसर क्या हो जाएंगे? 1911 में भारत में वायु परिवहन सेवा
सेवा की शुरुआत हुई थी, ठीक है। एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड हो जाएंगे क्या 1911, ठीक है, यानी 1911 यानी 1911 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि निम्नलिखित में कौन पूर्व मध्य रेलवे का मंडल मुख्यालय, ठीक है, इलाहाबाद, कोलकाता या फिर गोरखपुर या फिर हाजीपुर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन, ठीक है, तो ये हो जाएंगे हाजीपुर हो जाएंगे। हाजीपुर जो वो क्या है ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन है, यानी इसका हेडक्वार्टर है, क्या है हेडक्वार्टर कौन है हाजीपुर, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 64 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, यानी उत्तर दक्षिण गलियारा NH44 की बात की जा रही है। NH44 जिसको पुराना नाम NH7 है, ठीक है, तो NH7 किसको कहां से किसको जोड़ता है अभी मैं इसी वीडियो में बोला, तो ये जो हो जाएंगे ये श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ती है, यानी जम्मू कश्मीर श्रीनगर को कहां से कहां तक श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ने का काम करती है NH44 यानी NH7 जिसको क्या कहते हैं उत्तर दक्षिण गलियारा कहते हैं, ठीक है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 65 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि तुतीकोरिन पत्तन स्थित है, तुतीकोरिन पत्तन स्थित है केरल में या फिर तमिलनाडु में या फिर कर्नाटक में या फिर आंध्र प्रदेश में, तो ये जो स्थित है ये कहां है तमिलनाडु स्टेट में आता है। तुतीकोरिन पत्तन यानी तुतीकोरिन पोर्ट इज लोकेटेड इन तमिलनाडु, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 66 नंबर क्वेश्चन का। अम्ल वर्षा का कारण, यहां आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, अम्ल वर्षा का कारण जल प्रदूषण हो जाता है, नहीं ऐसा गलती नहीं करना है। अम्ल वर्षा किसको कहते हैं, जैसे कि अगर वायु में कार्बन डाइऑक्साइड जिसको CO2 बोलते हैं, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके बाद कार्बन नाइट्रोजन वगैरह ऐसा नहीं, जहरीली गैस अगर फैल जाएंगे तो जहरीली गैस फैलने से क्या होता है कि वायु प्रदूषण हो जाता है, और वायु प्रदूषण हो जाता है तो जब बारिश होने लगती है तो वो बारिश का जो बूंद है, बारिश का पानी ये गैस में मिश्रण हो जाता है, यानी ये गैस में धूलकण में एक तरह से मिश्रित हो जाता है वो बारिश का पानी, और ये सब गैस ये CO2 हो गया, NO2 हो गया, उसके बाद CO कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ये सब जो होते हैं उसमें मिल जाते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है कि अम्ल वर्षा हो जाता है। उसमें वर्षा जो होता है वो अम्ल टाइप का होता है, यानी एसिड टाइप का हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं अम्ल वर्षा कहते हैं। तो अम्ल वर्षा का कारण हो जाएंगे वायु प्रदूषण, कॉज ऑफ एसिड रेन इज एयर पोल्यूशन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 67 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। 68 क्वेश्चन कह रहा है कि 2010 से 11 में, यानी 2010 से 11 के बीच में निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था, ठीक है, जर्मनी, चीन या फिर UAE या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, तो ये हो जाएंगे चाइना, यानी चाइना के साथ 2010 से 11 के बीच भारत का अच्छा रिलेशन था व्यापारिक दृष्टि से, यानी व्यापारिक साझेदार था, सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन था चाइना था भारत का 2010 से 11 के बीच। इससे पहले UAE था, इससे पहले यानी 2010 से चाइना से पहले कौन था UAE यानी यूनाइटेड अरब अमीरात था, ठीक है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 68 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे, क्वेश्चन काफी सिंपल पूछा गया कि ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है, उद्योग हो जाएंगे, उद्योग से भी बहुत सारे मशीन चलते हैं, बहुत सारे मोटर चलते हैं, तो उद्योग से भी ध्वनि प्रदूषण होता है, मोटर वाहन से तो होता ही है, लाउड स्पीकर से तो होता ही है, इनमें से सभी ऑल ऑफ दिस द मेन सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन इज इंडस्ट्री, मोटर व्हीकल या फिर लाउड स्पीकर, ऑल ऑफ दिस, तो क्या हो जाएंगे ऑल ऑफ दिस हो जाएंगे, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 69 नंबर क्वेश्चन का। प्रतिकर्षक कारक और अपकर्षक कारक उत्तरदायी है, ठीक है, प्रवास के लिए या फिर वायु प्रदूषण के लिए या फिर गंदी बस्तियों के लिए या फिर इनमें से कोई पुश एंड पुल फैक्टर्स आर रिस्पांसिबल फॉर माइग्रेशन, यानी प्रवास के लिए। प्रतिकर्षक कारक प्रकृति का तरफ से आता है, जैसे कि सुनामी, भूकंप, बाढ़, ये सब क्या है प्रतिकर्षक कारक है। अपकर्षक कारक जो है अच्छे कारक होते हैं, जैसे कि अच्छी सुविधा, अच्छी शिक्षा, यानी अच्छा वेतन, ये सब क्या है अपकर्षक कारक, यानी अपकर्षक कारक आकर्षित करता है, प्रतिकर्षक कारक प्रकृति का तरफ से यानी नेचर का तरफ से आता है, ऑप्शन क्या हो जाएंगे ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे 70 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। तो कितना कवर किया लगभग 70 क्वेश्चन हम लोग कवर कर लिए, काफी इंपॉर्टेंट सेट है, यानी ये जो ऑफिशियल मॉडल पेपर है, ऑफिशियल 2022 का ऑफिशियल मॉडल पेपर काफी इंपॉर्टेंट होता है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अदर सब्जेक्ट का कोई भी ऑफिशियल मॉडल पेपर सेट कवर नहीं किए तो प्लीज कर लें, क्योंकि वहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे हर एक सेट का, ठीक है। तो 2022 का ऑफिशियल मॉडल पेपर का काफी समय से हम लोगों को इंतजार था, तो इंतजार हम लोग का खत्म हुआ और इंतजार के साथ साथ हम लोग इसको कवर भी कर लिए, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है, और जो भी मटेरियल्स आपको प्रोवाइड की जाती है सारे को कवर कीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम लिमिटेड में और अच्छी तैयारी करनी है, अच्छा मार्क्स लाने के लिए अच्छा कॉन्ट्रैक्ट यानी अच्छा मटेरियल से मिलना बहुत जरूरी होता है, वो जो आपको यहाँ प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में एक बार जानकर के शेयर कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, और पहली बार आए तो एक बार कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा नहीं लगा, और ये सब चीज कवर करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो जो भी नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे, वैसे भी नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। नोटिफिकेशन जो होता है वो लिमिटेड में हो गया। अगर 3 वीडियो अगर अपलोड होंगे चैनल में तो आपको 3 नोटिफिकेशन मिलेंगे। अगर चौथा वीडियो आ जाएंगे तो वो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। इसलिए आप क्या करेंगे, टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको दे दिया जाएगा, या फिर टेलीग्राम में जाके सर्च करेंगे तनु क्लासेस तो वहां आपको मिल जाएंगे कि टेलीग्राम में आपको ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। क्योंकि अब टाइम लिमिटेड में है, अच्छी तरह से थोड़ा तैयारी करनी है। हम लोग को तो पूरा तरह से हम लोग थ्योरी पढ़ लिए हैं, थ्योरी पूरा तरह से हम लोग का कंप्लीट हो गया। 2-4 चैप्टर बाकी है, वो भी हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।